हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और मैं हूं संजय सिंह यादव और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गणित के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर जो संख्या पद्धति पर आधारित है और जहां पे दोस्तों काफ़ी बच्चों के पास इस टॉपिक में डाउटफुल होता है। आज वो डाउट आपका दूर होने वाला है, जिसे आप जो है संख्या पद्धति में रेशनल एवं इरेशनल नंबर के नाम से जानते हैं, यानी जिसे कहा जाता है परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं। तो दोस्तों जी हाँ, आज मैं आपको परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं से जुड़ी जो भी बातें हैं, जो भी रिलेटेड क्वेश्चन अब तक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इन सारे प्रश्नों पे हम आपका जो है उस सारे क्वेश्चन को हम जो है इस वीडियो में ले करके आए हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ पहले आप सब्सक्राइब कर लें, नहीं तो आप मेरे वीडियो में खो जाएंगे, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट के साथ कोई समझौता नहीं करता। दोस्तों अक्सर करके आप देखेंगे कि परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं को अक्सर बच्चे याद कर लेते हैं। वो जैसे जानते हैं, अगर परीक्षा में आ गया पाई क्या परिमेय है कि अपरिमेय है, तो उन्होंने रट लिया कि पाई अपरिमेय है, लेकिन वास्तव में पूछा जाए कि क्यों ये अपरिमेय है तो उसका जवाब उनके पास नहीं होता। यदि ये कहा जाए कि कड़ी में 2 क्यों अपरिमेय है तो उसका जवाब उनके पास नहीं होता। तो ये बहुत सारी बातें हैं और इस वीडियो में दोस्तों मैं परिमेय एवं अपरिमेय क्लियर करने से पहले नंबर सिस्टम के बारे में इतनी यूनिक जानकारी देने वाला हूं दोस्तों कि एक तरीके से समझो कि आप नंबर सिस्टम का आप ट्री जान जाएंगे, वृक्ष जान जाएंगे, मूल जानने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लाख छोड़ने की कोशिश भी करोगे तो भी नहीं छोड़ पाओगे आप। तो ये वीडियो अपने आप में यूनिक होने वाला है। दोस्तों चलिए हम लोग सीधा टॉपिक पे चलते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, देखिए सबसे पहले अपरिमेय और परिमेय समझने से पहले, क्योंकि आप डायरेक्ट डिफिनीशन याद कर लेते हो, डिफिनीशन के भी मतलब को नहीं समझ पाते हो, तो ऐसे हालात में जो है वास्तव में आप जो है क्वेश्चन को अच्छे से नहीं कर पाते, कुछ रटे रटाए क्वेश्चन कर लेते हैं। आज आपको रटना नहीं है। तो चलिए बात करते हैं वास्तव में जो हमारी संख्याएं हैं। तो देखिए, जो वास्तव में जो संख्या है ना, वो 2 प्रकार की होती है। रियल में उसका 2 प्रकार की संख्याएं होती हैं। एक संख्या को हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या और दूसरी जो हमारी संख्या होती है वो काल्पनिक संख्या होती है। यानी एक रियल नंबर होता है और एक जो है इमेजिनरी नंबर होता है। तो वास्तव में देखिए, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका कोई न कोई एक निश्चित मान अवश्य होता है। तो वे ही संख्याएं हमारी जो है आपकी जो है रियल नंबर कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जो दोस्तों परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं हैं, ये वास्तव में जो है रियल नंबर होती हैं। और जो हमारी काल्पनिक संख्याएं होती हैं वो वास्तव में उनका कोई निश्चित मान नहीं होता, जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है, काल्पनिक संख्याएं। तो आइए हम इसको एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझा रहे हैं, उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं, और आज आपका जो है रेशनल और इरेशनल का सारा डाउट दूर होने वाला है। तो चलिए, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो हमारा नंबर होता है, वास्तव में देखिए जो नंबर आपका है, यानी जो हमारी संख्याएं होती हैं, ये जो संख्याएं आपकी हैं ये 2 भागों में वास्तव में बढ़ जाती हैं। संख्या आपकी 2 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी वास्तविक संख्याएं, यानी एक का नाम होता है वास्तविक संख्याएं, और जो हमारी दूसरी होती हैं उन्हें हम कहते हैं काल्पनिक संख्याएं। जैसा कि आप देख रहे हो, काल्पनिक संख्याएं। जैसे वास्तविक संख्याओं का मैंने अभी बताया कि जो हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं उनका कुछ न कुछ मान अवश्य होगा। ऐसी संख्याएं जिनका मान निश्चित मान होता है, कुछ न कुछ उसका वैल्यू होता है, तो वही संख्याएं रियल नंबर के नाम से जानी जाती हैं। और अगली जो आपकी है जो प्रकार है वो है काल्पनिक, जिसे आप इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो उसमें जैसे मान लीजिए आपका -1 कोई नंबर है, -1 लिख दिया, 0 लिख दिया, +1 लिख दिया, 3.14 लिख दिया, 22/7 लिख दिया, सो ऑन। तो ये आप जो भी देख रहे हैं, या इसमें आपका पाई ही क्यों न दे दे, पाई ही आ गया, या ये पाई का मान 3.14 लिखा गया। तो ये जो भी आप नंबर देख रहे हैं इनका निश्चित मान है, इनका वैल्यू है। तो ऐसी संख्या है जिसका कुछ न कुछ निश्चित मान होता है, वही वास्तविक संख्या है, वही रियल नंबर है।
काल्पनिक संख्याओं को आप यूं समझिए कि ऐसी संख्याएं जो कल्पना के तौर पे होती हैं, हम कल्पना तो कर लेते हैं, सोच तो लेते हैं, लेकिन उनका रियल में कोई मान नहीं होता। जैसे मेरे भाई अगर -2 का कौड़ी -2 का वर्गमूल निकालने को कहा जाए तो यह एक कोरी कल्पना है, क्योंकि धन कौड़ी में 2 का वर्गमूल निकाला जाता है, माइनस कौड़ी में 2 का वर्गमूल निकाला जाना एक कोरी कल्पना है। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि जितनी कौड़ी के अंदर ऋणात्मक संख्याएं लिखी जाती हैं वे सभी इमेजिनरी होती हैं, इनका कोई मान नहीं होता, बस कल्पना आप कर सकते हैं। जैसे लिख दिया गया कौड़ी में 5, कौड़ी में 4, कौड़ी में 3, कौड़ी में 7, कौड़ी में -7, सॉरी सब जगह निगेटिव रहेगा। अगर यही लिख दिया गया कौड़ी के अंदर 7, तो कौड़ी के अंदर 7 अगर +7 है तो इसका कुछ न कुछ मान आएगा, चाहे जो भी मान आए। तो जब जिस संख्या का कोई न कोई निश्चित मान आता है वही तो हमारी वास्तविक संख्या होती है। तो आप समझ चुके होंगे कि वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं। कभी एग्जाम में आ जाए कि निम्नलिखित में, जैसे बहुत सारे ऑप्शन आ जाए और दे दे निम्नलिखित में काल्पनिक संख्या है, जैसे आपसे दे दे -1 दे दे, एक ऑप्शन -1 है, दूसरा 0 है, तीसरा आपको जो है कह दे जो है 3.14 और इसी में चौथा ऑप्शन दिया है कौड़ी के अंदर -4। तो आपसे कहा जाए कि निम्नलिखित में कौन काल्पनिक संख्या है, निम्न में कौन काल्पनिक संख्या है मेरे भाई, तो आपका जवाब होगा -4। तो जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं यदि कौड़ी के अंदर रख दी जाएं तो उनका वर्गमूल, ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, यह एक कोरी कल्पना है। तो अब आप समझ गए कि वास्तव में जितने भी नंबर होते हैं, जो भी नंबर हमारे हैं, वो नंबर 2 काइंड्स में बढ़ जाते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। वास्तविक भी समझ में आ गया, काल्पनिक। अब यही आगे जो आपकी वास्तविक संख्या है, अब यही वास्तविक संख्या आपकी क्या होने वाली, जरा देखो। अब इसका वृक्ष देखो, तो ये वास्तविक संख्या जो हमारी आगे होती है, यही जाके जो है 2 भागों में बढ़ जाती है। वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है एक परिमेय संख्याएं, यानी एक होती है आपकी परिमेय संख्या और दूसरी मेरे भाई होती है अपरिमेय संख्याएं। बात गौर करना है। अब देखिए बात आ गई परिमेय और अपरिमेय संख्या की। अब इन परिमेय संख्याओं के अंतर्गत ही आपका जो है क्या आता है, पूर्णांक आता है। यानी परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आपका क्या आता है, पूर्णांक आता है। अब पूर्णांक के अंतर्गत क्या आएगा आपका, पूर्णांक की अगर बात की जाए तो पूर्णांक के अंतर्गत आपका आता है, पहली बात तो होल नंबर आता है, यानी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जैसा कि आप जानते हैं कि यदि जो है गिनती की संख्या में 0 को शामिल कर लिया जाए, यानी 1 2 3 4 5 so on, अगर इसके साथ 0 को ले लिया जाता है काउंटिंग नंबर गिनती की संख्या में, या इसको कह सकते हैं धन पूर्णांक, तो धन पूर्णांक के साथ यदि 0 को ले लिया जाता है तो उसे ही होल नंबर कहते हैं। और इसी पूर्णांक के अंदर आता है आपका, पता है आपको, एक होता है आपका धन पूर्णांक और एक आपका होता है ऋण पूर्णांक। तो ये चीज समझ पा रहे हैं आप कि रेशनल नंबर के अंतर्गत ही हमारा इंटीजर होता है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अभी मैं इसकी बात करूंगा, पहले जब तक देखिए सबसे बड़ा जो दिक्कत कहाँ है, आप इंटीजर को अच्छे से नहीं जानते, आप परिभाषा तो रट लेते हो, यही आपका डाउट है ना, तो इसको मैं दूर करने वाला हूँ, थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। अब देखो पूर्ण संख्याएं, ये बार बार आता है होल नंबर क्या है, तो जब गिनती की संख्या के साथ 0 को शामिल कर लिया जाता है तो होल नंबर होता है। दोस्तों ये वीडियो मेरा चाह के भी नहीं छोड़ सकते आप, क्योंकि इस वीडियो में बहुत यूनिक देने वाला हूं, थोड़ा सब्र रखो, वीडियो को लास्ट तक देखो, कहोगे किसी ने पढ़ाया है मजा आ गया। ऐसा यूट्यूब पे आपको वीडियो नहीं मिलने वाले, आप खोजते रहना, ढूंढते रहना इस कॉन्सेप्ट के साथ। जरा देखो तो सही आप, तो सब्र बनाए रखो। देखो अब पूर्ण संख्याएं, धन पूर्ण संख्याएं। अब देखो धन पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, और आपको पता है इसी में शून्य, तो अभी मैं इसकी बात करूंगा शून्य पूर्णांक। तो कहने का मतलब परिमेय संख्या के अंतर्गत पूर्णांक आता है। अब इसमें भी हमारा जो है पूर्ण संख्या है, होल नंबर होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है, और इसके बाद होता है आपका निगेटिव इंटीजर, यानी जिसको कहते हो आप ऋण पूर्णांक। लेकिन यही आगे चल के धन पूर्णांक जो होता है, यह जो है इसी धन पूर्णांक को कहा जाता है प्राकृतिक संख्याएं, यानी जिसे आप कहते हो मेरे भाई, इसको कहेंगे प्राकृतिक संख्याएं, यानी यही नेचुरल नंबर है, यही गिनती की संख्या है। अगर आपसे कोई पूछता है प्राकृतिक संख्या क्या है, तो जो समस्त
धन पूर्णांक होता है ना, वही प्राकृतिक संख्या होता है। तो समझ पा रहे हैं। अब प्राकृतिक संख्या आगे भी जाके बढ़ जाती है, सम प्राकृतिक संख्या और विषम प्राकृतिक संख्या। तो आप ये बात अच्छे से अब थोड़ा आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट गया होगा कि वास्तव में जो नंबर सिस्टम होता है वो मूल रूप से दो प्रकार का होता है। हमारी संख्याएं दो प्रकार की होती है, एक तो वास्तविक होती है, एक काल्पनिक होती है। और ये जो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत ही जो है हमारी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं आती हैं। अगर कभी कहा जाए कि वास्तविक संख्याएं क्या है, तो परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं को ही वास्तविक संख्या कहा जाता है। यानी जितनी परिमेय संख्याएं हैं और जितनी अपरिमेय संख्या, इन्हीं को मिला दीजिए आप, तो वही आपका रियल नंबर है। अब आगे चल के क्या होता है कि जो हमारी जो परिमेय संख्या है उसके अंतर्गत पूर्णांक आता है। तो जो पूर्णांक है ना, वो क्या होता है, एक तो शून्य पूर्णांक होता है, एक धन पूर्णांक होता है, एक ऋण पूर्णांक होता है। इसको मैं आगे अभी जस्ट क्लियर करने जा रहा हूं। तो एक जीरो पूर्णांक, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, और इसी में जब जीरो को गिनती के साथ ले लिया जाता है, यानी काउंटिंग नंबर के साथ जब हम जीरो को ले लेते हैं तो होल नंबर उसे कहा जाता है, उसे पूर्ण संख्या कहा जाता है। तो इस तरीके से पूर्णांक आपका देखा जाए तो पूर्ण संख्या, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक में बढ़ जा रहा है। और आगे आप जैसा कि देख पा रहे हो कि आगे यही धन पूर्णांक जो होता है इसी को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। व्हाट इज द नेचुरल नंबर? तो आपको पता होना चाहिए कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी समस्त धन पूर्णांक संख्याओं को ही हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। समस्त धन पूर्णांक संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अब पता चल गया यहाँ पे, लेकिन मेरा जो यहाँ पे परिमेय और अपरिमेय से मतलब है समझाने का, वो आपको सबसे पहले पूर्णांक जानना पड़ेगा। अगर आपको पूर्णांक की अच्छे से नॉलेज है तो आज के बाद कोई आपको मतलब आपको परिमेय अपरिमेय बताने में कोई डिगा नहीं सकता। अब चलिए थोड़ा मैं आगे लेके चलता हूँ आपको। तो अब ये सारे डायग्राम आपको समझ में आ गए। अब देखिए बात हो जाएगी तुरंत आपकी यहाँ से। तो अब चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे आते हैं। अब आपको समझना है अच्छे से पूर्णांक। पूर्णांक को आप जानते हैं इंटीजर कहा जाता है, इंटीजर्स बोलते हैं, थोड़ा इंटीजर्स, ठीक है। तो जो हमारा पूर्णांक होता है उसे आई पॉजिटिव द्वारा या आई द्वारा दर्शाया जाता है। अब यह पूर्णांक में क्या है, देखो एक संख्या रेखा बना लो आप। तो ये देखो संख्या रेखा में ये जीरो है। अब आप देखते हैं जीरो के दाएं तरफ जाते हैं तो 1 2 3 4 प्लस आता है। देखिए शून्य के दाएं तरफ बढ़ेंगे, जीरो पूर्णांक के दाएं तरफ जाओगे, देखो जीरो भी एक पूर्णांक होता है। जीरो के दाएं साइड जाते हैं तो आपकी संख्याएं धन के रूप में बढ़ती हैं, 1 2 3 4, मान लीजिए 5 है, सो माने ये अनंत तक जाएगी। अब बात यहाँ कर लेते हैं तो ये माइनस 1 होता है, -2, -3, -4 शुमान। तो ये संख्या जो रेखा है, जो नंबरों का एक लाइन आपको दिखाया गया है, ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, ये आल जो है इंटीजर को प्रदर्शित कर रहा है। तो इस इंटीजर के अंतर्गत जो जीरो होता है इसके हम I0 कहते हैं, यानी शून्य पूर्णांक कहा जाता है। जो धन वाली संख्या धन 1 2 3 4 इसे हम I पॉजिटिव कहते हैं, यानी पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। यही गिनती की संख्या है, यानी यूं मेरे भाई, यानी समस्त जो धन पूर्णांक होता है ना, समस्त धन पूर्णांक ही क्या है, नेचुरल नंबर है, यानी वो गिनती की संख्या है जिसे आप प्राकृतिक संख्या यानी इसे n द्वारा दर्शाते हैं, 1 2 3 4 5 6 1। कभी भी -1 -2 -3 -4 यह नेचुरल नंबर नहीं होता मेरे भाई। समस्त धन पूर्णांक संख्याएं ही हमारी जो होती हैं वही नेचुरल नंबर होती हैं। अब आप समझ गए होंगे जीरो, और ये जो -1 -2 -3 -4 ये वाला जो नंबर है इसे मेरे भाई कहा जाता है ऋण पूर्णांक। और ऋण पूर्णांक जो भी जितना भी ऋण पूर्णांक आपका है, जो भी ऋण पूर्णांक है इसको I निगेटिव से दर्शाते हैं। तो I निगेटिव वास्तव में जो इंटीजर होता है वह I निगेटिव, I0 और I पॉजिटिव में, और समस्त I पॉजिटिव ही क्या है आपका नेचुरल नंबर है। ये चीज अच्छे से क्लियर हो गया कि जो गिनती की संख्या होती है वही समस्त धन पूर्णांक।
अब अच्छे से आप समझ गए, तब हम आपको अब लिए चलते हैं। अब देखो इतना सब कुछ समझाने के बाद ये चीज़ थोड़ा अब पता चल गया कि वास्तव में पूर्णांक क्या है। तो जो पूर्णांक होता है वो जितनी भी जो निगेटिव संख्याएं हैं गिनती की, -1 -2, गिनती की नहीं कर सकते, -1 -2 -3 -4, ये जो जितने निगेटिव नंबर हैं और जितने पॉजिटिव नंबर है 1 2 3 4 100 सो ऑन अनंत तक, और साथ में 0, ये टोटल जो भी है इसे ही इंटीजर कहा जाता है, इसे ही पूर्णांक कहा जाता है। पूर्णांक 3 प्रकार का होता है, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, बीच वाला 0 भी एक पूर्णांक है। अब ये बात क्लियर हो गई। अब मजा आने वाला है। अब जाके देखो मेरे भाई, अब मैं आपको चल रहा हूं अपने मेन टॉपिक पे। अब मैं आया, सोचो, और अभी भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत ज्यादा पूछा गया यहां से क्वेश्चन। तो अब बात करते हैं। अब देखो वास्तव में अब हमें जानना है कि वास्तव में परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो इसी को तो कहा जाता है रेशनल नंबर, यानी रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है? तो देखिए आप जैसे डिफिनीशन में जैसा कि देखते हैं, यानी वे संख्याएं जिन्हें आप P/Q के रूप में लिख सकते हो, ऐसी संख्या जिसे आप P/Q के रूप में लिख सको, और Q का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। Q इज नॉट इक्वल टू 0, जो इसका हर वाली संख्या है ना, वो कभी 0 नहीं होनी चाहिए। अब जैसा कि आपका सवाल है क्यों इसे 0 नहीं होना चाहिए, ये आपको कोई अच्छे से नहीं बताएगा, मैं आज बता रहा हूं आपको। पहले तो ये जानो, जिसे भिन्न के रूप में लिखा जा सके, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जो Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, और जो सबसे बड़ी बात समझने की होती है मेरे भाई, वो होता है जहां आपका P और Q क्या होना चाहिए, जहां P और Q क्या होने चाहिए मेरे भाई, पूर्णांक हो। सबसे बड़ी यही जी बात है कि जो हमारा जो P/Q यानी P बट, देखिए परिमेय संख्या वही संख्या होगी जिसे आप अंश और हर के रूप में लिख सको, P/Q का रूप दे सको, और उसका हर 0 नहीं होना चाहिए, यानी Q इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों नहीं होना चाहिए ये भी मैं बताने जा रहा हूं। पहले ये समझ लो आप, जहां P और Q यानी जो अंश और हर के जो रूप में जो नंबर आ रहे हैं उनको हर हाल में पूर्णांक होना चाहिए। इसका मतलब जो पूर्णांक नहीं होगा वो परिमेय कदापि नहीं हो सकता। ये बड़ी चीज समझने की है। तो आइए, जो पूर्णांक होगा वही परिमेय होगा, जो पूर्णांक नहीं होगा वो परिमेय नहीं हो सकता। अब चलो एक चीज और यहां पर बता रहा हूं आपको, एक तो और है, एक तो परिभाषा ये चीज समझना, और जो अपरिमेय संख्याएं होती। अब चलो यहां मैं एक जवाब दे दूं कि यहां पे हर 0 क्यों नहीं होना चाहिए। अगर आपने मान लीजिए अंश के रूप में 2 संख्या लिया, नीचे इसका हर 0 ले लिया, तो जब किसी संख्या में हम 0 से भाग देते हैं तो उसका जो वैल्यू आता है वो अनंत आता है, और अनंत का जो है कोई मतलब नहीं है मेरे भाई। गणित में इसका कोई निश्चित मान होता है तो जवाब आ रहा है नहीं। एक चीज और ध्यान देना, परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिसका कोई एक, देखो यहां पे मैं लिखा हूं, जिन संख्याओं का मान निश्चित हो या सतत हो। तो जिन संख्याओं का मान निश्चित या सतत होगा मेरे भाई ना, वही संख्या आपकी परिमेय होगी, या ऐसी सभी संख्याएं परिमेय होंगी जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। Q इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों 0 नहीं होना चाहिए? इसलिए कि 0 का किसी भी संख्या में भाग देंगे तो इन्फिनिटी बार चला जाएगा। लेकिन मेरे भाई अगर कहीं 0/1 लिखा है तो यह परिमेय है। अब आप कहोगे सर जी ये क्यों परिमेय, बता दिए आप। देखो 0 एक पूर्णांक है, संख्या रेखा पर याद रखना मेरे भाई, 0 1 2 3 4 5 6 so on, -1 -2 -3 -4 -5, ये देख रहे हो। देखो संख्या रेखा पर 0 मिला ना, 0 शून्य एक पूर्णांक है और 1 भी एक पूर्णांक है। तो अभी न बताया गया कि 2 पूर्णांकों का जो भागा होता है, 2 पूर्णांकों का जो भागफल, आप ऐसे भी बोल दो कि 2 पूर्णांकों का जो भागफल होता है ना, जो भाग होता है ना, तो वही आपका 2 पूर्णांक बटा के रूप में है, वो निश्चित रूप से परिमेय होगा। अगर ये पूर्णांक नहीं है तो परिमेय नहीं होगा। जैसे देखो 0/1 परिमेय है क्योंकि इसे हम P/Q का रूप दे रहे हैं। पहली बात तो अंश और हर के रूप में लिख पा रहे हैं, हर 0 नहीं है, Q का मान 0 नहीं है। दूसरी बात, इसे हम अंश और हर का P/Q का रूप दे पा रहे हैं, Q का मान 0 नहीं है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जो निकल करके आ रही है वो मेरे भाई है कि P और Q पूर्णांक होने
चाहिए। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे हो कि P और Q ये जो 0 और 1 पूर्णांक है। अब जैसे कोई कह दे आपसे कि -3/5 है, क्या यह परिमेय संख्या है? बिल्कुल परिमेय संख्या है मेरे भाई। क्यों परिमेय है जरा देखना, इसलिए परिमेय है कि -3 क्या है? एक ऋण पूर्णांक है। तो -3 एक क्या है? ऋण पूर्णांक है। और इसका जो बटा लगा है 5, ये क्या है? धन पूर्णांक है। तो देखो दोनों यानी P भी पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है, दोनों का भाग दिया जा रहा है, यानी ये P/Q के रूप में है और Q का मान 0 नहीं हो रहा है मेरे भाई, इसलिए क्या हो गई? परिमेय हो गई। तो जितने धन पूर्णांक संख्याएं हैं, जितनी ऋण पूर्णांक संख्याएं हैं और 0 है, ये अगर आपस में अपान के रूप में लिखी गई हैं, यानी ये बटा के रूप में लिखी गई हैं। जैसे आ गया 0 क्या है? परिमेय संख्या। अब क्यों परिमेय है? इसे हम 0/1 लिख सकते हैं। 1 क्या है? परिमेय, इसे 1/1 लिख सकते हैं। -1 क्या है? परिमेय है। क्यों परिमेय है भाई? चलिए थोड़ा इसको इरेज कर दूं, फिर इसके बाद अच्छे से मजा आने वाला है। आपको मजा आ रहा है? अच्छे से बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में मेरे भाई, देख लो आप लास्ट तक। अब जैसे आपसे कोई कहे चलो 0 क्या है? परिमेय है भाई। 0 क्यों परिमेय है? 0 क्यों परिमेय है? 0/1 P/Q, Q इज नॉट इक्वल टू 0। -1 क्यों परिमेय? इसको हम -1/1 लिख सकते हैं। ठीक है। -2 भी क्या है? इसे -2/1 लिख सकते हैं। 3 क्या है? परिमेय, क्योंकि 3/1 लिख सकते हैं। ठीक है। अब ऐसे ही आप देखो 22/7 क्या है? परिमेय है, अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। 3.14 क्या है? परिमेय है। देखिए जितनी भी दशमलव वाली संख्याएं हैं वह भी परिमेय होंगी। अब देखो आगे बहुत यूनिक क्वेश्चन लाया हूं, घबराओ नहीं आप। इसे 314/100 तो लिख सकते हैं ना, अंश और हर के रूप में लिख दिया आपने ना, तो परिमेय हो गया। या यहाँ पे आ गया -2.75, अरे भाई इसे भी तो 275 -275/100 लिखेंगे। -275 क्या है? ऋण पूर्णांक। 100 क्या है? धन पूर्णांक। आखिरकार दो पूर्णांकों का जो भागा होगा ना, वही तो आपका परिमेय होता है। तो सबसे बड़ी चीज यहां पर होती है कि जो पूर्णांक, अब चलो बात करते हैं थोड़ा। जैसे आपको कौड़ी में कह दिया 49, तो यह भी कौड़ी में 49 का वर्गमूल कितना होता है मेरे भाई? 7। तो 7 देख रहे हैं, देखिए कौड़ी में 49 का वर्गमूल 7। तो जितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं अगर वो वर्गमूल के रूप में लिखी गई हैं तो वह भी परिमेय होंगी, क्योंकि जितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं उसका वर्गमूल निकल जाता है। जैसे 49 का वर्गमूल 7 हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे दे दिया 64 कौड़ी के अंदर, तो इसका वर्गमूल 8 होगा और 8 को आप 8/1 लिख सकते हैं। Q इज नॉट इक्वल टू 0, है ना ये परिमेय। ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो आप अब अच्छे से समझ गए होंगे कि दो पूर्णांकों का जो अनुपात होता है, दो पूर्णांकों का जो अनुपात होता है वही हमारा परिमेय कहलाता है। अगर दोनों संख्याएं पूर्णांक के रूप में हैं, उनका आप और उन्हें आप जो है भिन्न का रूप दे रहे हैं और उसका हर 0 नहीं है तो वो पूर्णांक होगी। और या ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं, ऐसी वास्तविक संख्याएं जिसका मान जो हो वो क्या हो? निश्चित हो और सतत हो। तो अब चलो परिमेय समझ में आ गया, तो थोड़ा अपरिमेय भी यहां बता दूं, फिर उसके बाद क्वेश्चन को लेके चलता हूं। अब जैसे देखो क्या मामला है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं। अब जरा देखना मेरे भाई, अपरिमेय संख्या यानी जिन संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, यानी ऐसी संख्या हो जिसे आप P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी जो कहने का मतलब ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख पाते हैं, तो वही हमारी क्या होती है? अपरिमेय। जो अपरिमेय होगी ना वो वास्तविक संख्या तो है ही, वो रियल नंबर है, बट रियल तो है लेकिन इरेशनल है, अपरिमेय। जैसे देखिए अब जरा समझना आप, जैसे मैंने लिख दिया कौड़ी में 2। अब कौड़ी में 2 क्या परिमेय है कि अपरिमेय है? तो देखिए वास्तव में जो कौड़ी में 2 को क्या लिखा जा सकता है? कौड़ी में 2/1। अब इसे आपने कौड़ी में 2/1 तो लिख दिया, तो आपने इसको P/Q का रूप तो दे दिया, लेकिन जरा देखना कि P और Q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। देखो परिमेय की क्या पहचान है कि P और Q दोनों निश्चित रूप से पूर्णांक होने चाहिए। तो अब आप जैसा कि देख पा रहे हो कि Q का मान तो 1 है, चलो ये पूर्णांक है,
लेकिन कौड़ी में 2 क्या संख्या रेखा पर कहीं कौड़ी में 2 आप देखते हो? देखो कौड़ी में 2 को अगर आप तोड़ते हो तो 2 का पावर 1/2 होता है, और किसी पूर्णांक संख्या की घात आप देखते हैं भिन्न में होती है। देखो 2 का वर्ग है तो इसे 4 कहेंगे, 2 का वर्ग एक पूर्णांक है, लेकिन 2 का पावर 1/2 एक पूर्णांक है ही नहीं मेरे भाई। जैसे कोई कह दे 3 का स्क्वायर पूर्णांक है, 3 का स्क्वायर पूर्णांक है 9, लेकिन अगर 3 की पावर 1/2 हो तो यह जो है पूर्णांक है नहीं। कहीं संख्या रेखा पर आप देखना 3 का पावर 1/2 होता है मेरे भाई। तो जब ये पूर्णांक है ही नहीं, अंश पूर्णांक है ही नहीं, तो बताओ जो पूर्णांक है ही नहीं वो परिमेय कैसे बनेगा मेरे भाई? तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है कि जो पूर्णांक नहीं होगा इसका हर पूर्णांक है, लेकिन कौड़ी में 2 पूर्णांक नहीं है। तो एक चीज अब और यहां से ट्रिक याद कर लो कि जो भी संख्याएं कौड़ी के अंदर लिखी गई होंगी वो पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं होंगी, यानी जिसका वर्गमूल डायरेक्ट न निकल पाए तो वे सारी की सारी जो संख्याएं होती हैं वो अपरिमेय होती हैं। जैसे देखो अपरिमेय संख्या की बात करेंगे तो कौड़ी में 2 आ जाएगा, कौड़ी में 3 का भी, जैसे कौड़ी में 2 का वर्गमूल दशमलव में निकलेगा, लेकिन आपकी परीक्षा में आएगा क्या कौड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, तो आपका जवाब होगा नो, ये अपरिमेय है। क्यों अपरिमेय है? क्योंकि √2 जो है पूर्णांक है ही नहीं, तो जो पूर्णांक है ही नहीं वो परिमेय होगा कैसे? बात कौड़ी में 3 की करते हैं तो कौड़ी में 3 को कौड़ी में 3/1 लिखा जा सकता है, लेकिन कौड़ी में 3 पूर्णांक है ही नहीं, इसका हर एक पूर्णांक है, ये पूर्णांक है ही नहीं, तो जो पूर्णांक है ही नहीं वो कैसे परिमेय बनेगा भाई? यानी इसका मतलब वो क्या है फिर? अपरिमेय। जो परिमेय नहीं वो अपरिमेय हो गया। ऐसे ही कौड़ी में 5 है, ऐसे ही कौड़ी में 7 है, सोमान। और जैसे 2 प्लस कौड़ी में 3 लिखा है, यह भी अपरिमेय है। चलो 2 तो अब इसको आप लिख सकते थे 2 प्लस कौड़ी में 3/1, लेकिन मेरे भाई देखो ना ये ऊपर वाला अपरिमेय, नीचे तो पूर्णांक 1 है, सही है, (1) कर दिया, इसका हर 0 नहीं है, चलो ठीक है चलेगा, 1 डालेंगे, ये 2 भी सही है, लेकिन क्या कौड़ी में 3 आपका परिमेय है? क्या कौड़ी में 3 पूर्णांक है? तो कौड़ी में 3 को आप 3 का पावर 1/2 न लिखेंगे, और 3 का पावर 1/2 पूर्णांक नहीं होता मेरे भाई। 3 का पावर 1 पूर्णांक हो सकता है, 3 का पावर 2 पूर्णांक हो सकता है, 3 का 3 होगा। यानी देखो वही पूर्णांक संख्या, देखो जितनी भी पूर्णांक संख्याएं होती हैं उनकी घात स्वतंत्र होती है। जैसे एक चीज और यहाँ समझ लेना है आपको अच्छे से, चलिए मैं बता रहा हूं। तो ये जैसे अगर उसकी घात स्वतंत्र होगी, जैसे देखो आप, ये मैं डाउट दूर, जैसे आपका 2 का पावर 1/2 है और एक जगह लिखा है 2 का वर्ग, तो देखो 2 का वर्ग जो है ना ये आपका 2 की स्वतंत्र घात है। जैसे 2 की 1 घात लग गई तो 2 की 2 है तो 2 दूना 4, 2 की 3 है तो 2 दूना 4 दूना 8, 2 की 4 है तो आपका 16। कहने का मतलब जब किसी भी संख्या का पावर स्वतंत्र होता है ना 1 2 3 इस तरीके से वो भिन्न में न लिखा गया हो तो वो तो पूर्णांक है ही। देखो 2 का पावर 1 भी पूर्णांक 2 का पावर, लेकिन अगर 2 का पावर 1/2 हो, 2 का पावर 1/3 हो, 2 का पावर 1/4 हो, 2 का पावर 1/5 हो, क्या ये पूर्णांक है मेरे भाई? नहीं। जवाब निकल के आ रहा नहीं, ये पूर्णांक नहीं होता। 2 का पावर 1/2 पूर्णांक नहीं है, संख्या रेखा पर नहीं ये मिलता कभी। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो संख्याएं परिमेय नहीं है वो आपकी अपरिमेय होंगी। अब आप अच्छे से जान गए कि कितना बड़ा जो है, अब आज के बाद आपका डाउट दूर हो जाएगा। अब चलो एक तरीके से और आपको समझाने वाले हैं संख्याओं के मान के आधार पे। तो ये तो परिमेय आपको मैंने बताया पूर्णांक के बेस पे। वास्तव में वे संख्याएं जिन्हें आप p/q के रूप में लिख सकते हैं और q का मान 0 नहीं होना चाहिए, जहां p और q पूर्णांक होना चाहिए। अगर दोनों पूर्णांक हैं, q का मान 0 नहीं है तो ऑलरेडी वो परिमेय होगी, और जिसका नहीं है वो अपरिमेय होगी। जैसे पाई। अब चलो थोड़ी बात करते हैं, बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में, कई बार टेट, सुपर टेट, बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि आप संख्या रेखा पर पाई क्या पूर्णांक है क्या? आप संख्या रेखा पर देखते हो जो आपका इंटीजर की लाइन बनी है 0 से लेके 1 2 3 100 तक, सुमान अनंत तक, और -1 -2, कहीं आप पाई देखे हैं? तो जब पाई आप देखे ही नहीं है, पाई पूर्णांक है ही नहीं, तो जब पूर्णांक है ही नहीं तो बताओ परिमेय कैसे होगा, यानी अपरिमेय होगा। इसीलिए कहा जाता है, अगर किसी से पूछ दिया जाए कि भाई पाई क्यों अपरिमेय, तो बता नहीं पाते। आज से ध्यान देना, आप ये बताना कि भाई पाई जो है अपरिमेय इसलिए है कि क्योंकि पाई जो है
पाई अपरिमेय इसलिए है कि पाई पूर्णांक है ही नहीं, जो पूर्णांक है ही नहीं वो परिमेय हो ही नहीं सकता, यानी अपरिमेय। चलो ठीक है, लेकिन पाई का मान 22/7 ये पूर्णांक है। क्यों? क्योंकि इसे p/q का रूप हम दे पाते हैं। आंसर है ये दोनों धन पूर्णांक है, 22 भी पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है, इसलिए इसका मान 3.14 यह भी आपका जो है परिमेय है। कारण क्या है कि इसे हम 314/100 लिख सकते हैं। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये सारी चीजें ये क्लियर हो गई। अब थोड़ा चलो बात कर लेते हैं कि जिन संख्याओं का मान निश्चित होता है, यानी उसका कुछ न कुछ मान निश्चित रूप से आए, उसका वैल्यू आए। जैसे देखिए सिर्फ पाई लिखा गया, इसका क्या निश्चित मान आने वाला है? कौड़ी में 2 का कोई निश्चित मान आ रहा है, कौड़ी में 3 का कोई निश्चित मान आ रहा है, कौड़ी में 5 का कोई निश्चित मान आ रहा है? जवाब है नहीं। कौड़ी में 7 का निश्चित मान आ रहा है? नहीं। लेकिन अगर यही कह दिया जाए कौड़ी में 4 का निश्चित मान आ रहा है, हाँ। कौड़ी में 25 का निश्चित मान आ रहा है, हाँ। कौड़ी में 64 का निश्चित मान आ रहा है, हाँ। तो जिनके मान कहने का मतलब निश्चित हो और एक लाइन लग गया सतत हो, सतत का मतलब लगातार, तो जिनका मान निश्चित हो और सतत भी हो वे भी संख्याएं हमारी जो है रेशनल नंबर कहलाती है। इसको मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। और जिसका मान निश्चित ना हो और ना ही वो सतत हो, ना निश्चित है ना सतत है, तो ऐसी ही संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो ये मैंने दूसरा परिभाषा आपको दे दिया। ठीक है मेरे भाई, मजा आ रहा होगा आपको। मैंने ये कहा था ना कि ये बिल्कुल यूनिक वीडियो देने वाला हूँ, आप ढूंढते रह जाओगे यूट्यूब चैनल पे मेरे भाई, आप ढूंढते रहना इस तरीके से पढ़ाने वाला जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं। चलो आगे। तो ये तो आपको पता लग रहा है, जैसे -2/-7 है, तो यह भी आप देख रहे हैं परिमेय होगा। क्यों परिमेय होगा? देख लो, क्योंकि दोनों पूर्णांक है, -2 भी पूर्णांक है, -7 भी। ठीक ऐसे ही -22 मान लो 8 है या 9 लिख दिया यहाँ पे, तो भी पूर्णांक है। अब लेकिन बात थोड़ा सा हो जाए मेरे भाई ये वाला, जैसे आप देखते हैं यहाँ पे लिख दिया गया 0 2 2 2 2, ये अनंत बार जा रहा है। अब ये सवाल कई बार आ रहा है, यही प्रश्न आ जाए 0.33333 अनंत बार और 0.55555, एक नंबर को देख रहे हैं बार बार दोहराया जा रहा है, ये अनंत बार जा रहा है। क्या यह जो है आपका रेशनल नंबर है? क्या यह रेशनल नंबर है कि नहीं है? इसका आप जवाब दो। अगर यही सवाल आ जाए कि क्या यह ऐसे दे दे और दे ना दे, ये पूछा गया है कैसा नंबर है, रेशनल है इरेशनल है, यानी कहने का मतलब आपका जो है मतलब आपका परिमेय है कि अपरिमेय है। तो देखो भाई ये इसको कहा जाता है पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। देखिए किसी एक अंक का बार बार, देखिए 2 गिनती बार बार रिपीट हो रही है, तो इसे जो है लिखा कैसे जाता है? 2 के ऊपर हम एक डैश लगा देते हैं, एक लाइन लगा देते हैं। जिस अंक की पुनरावृत्ति होती है उस अंक के ऊपर लाइन लगा दिया जाता है, तो यह इसका शार्ट रूप हो जाता है। अगर यही परीक्षा में आ जाए, ये न दे करके आपसे ये पूछ दे कि भाई क्या 0.2 के ऊपर लाइन लगी है, क्या यह परिमेय संख्या है कि अपरिमेय? तो नहीं मेरे भाई, जब इसका हल निकाला जाता है तो देखो इसका हल जो होता है तो 0 पॉइंट, ध्यान देना 0 पॉइंट यहाँ पे 2 लगा है, तो जैसे ही ये लाइन हटती है तो उसके बटा में 9 आ जाता है। यानी अगर इसको पूरा देखा जाए तो इसको 2/9 लिखा जाता है। तो जब इसे 2/9 लिखा जाएगा मेरे भाई, तो देखो 2 भी पूर्णांक है, 9 भी पूर्णांक है, यानी 2/9 के रूप में आपने लिख दिया, आपने p/q के रूप में लिख दिया। q का मान 0 नहीं है, दोनों पूर्णांक है मेरे भाई, तो वास्तव में जो है ये क्या हो गया? यह जो है परिमेय संख्या है। तो बताया गया कि जिन संख्याओं का मान निश्चित हो या सतत होता है। सतत कौन अंक दोहराया जा रहा है? कंटिन्यू 2। यहां देखो 3 की बात करते हैं, इसे क्या लिखा जाएगा? इसके 3 के ऊपर लाइन, 0.3 के ऊपर लाइन, इसे कहते हैं 0.3 बार। इसे लिखना हो तो भिन्न में क्या लिखेंगे? वास्तव में इसे लिखा जाएगा 3/9, यानी क्या लिखा जाता है? 1/3। जैसे 1/3 होता है ना, 1/3 में आप भागा दो तो बार बार 3 का 9, 3 का 9, 3 का 9, 3 का 9,
अनंत बार। यानी 1/3 को क्या लिखा जाता है 3 3 3 3 3 3 3 और इसे जो है छोटा रूप दिया जाता है ऐसे। तो 1/3 क्या है भाई मेरे भाई, रेशनल है कि नहीं बताओ। तो जिस अंक का रिपीटेशन हो और निश्चित बार बार उसी अंक का हो तो वे सभी संख्याएं आपकी परिमेय होंगी। जैसे देखो यह भी परिमेय, यह 5 भी परिमेय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 0.5 बार लिखा जाएगा, अब भिन्न में बदलेंगे तो 5/9। तो अगर किसी संख्या का बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है, वो दशमलव संख्या है, दशमलव भिन्न वाली संख्या है, तो वह भी आपकी ध्यान देना आज से, वह भी जो है परिमेय होती है, ना कि अपरिमेय। ऐसा मत करना, यह रेशनल नंबर है मेरे भाई। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला कुछ क्वेश्चन, अभी देखो कुछ आगे और पुनरावृत्ति, जैसे अभी लिख दिया 0.236 है, तो इसका क्या मतलब हुआ 0.236 236 236 236 ऐसे जा रहा है अनंत बार। तो इसी का ये 60 रूप है मेरे भाई, इसी का ये 60 रूप है। अगर इसे फ्रैक्शन के रूप में लिखा जाए तो 236 और जितने अंकों पर बार लगाए उतना 9 हो जाएगा बटा में इसके। तो यह क्या हो गया, यह p/q का रूप हो गया, q ≠ 0 हो गया मेरे भाई परिमेय। तो ये भी आपका परिमेय होगा, क्योंकि किसी निश्चित अंक की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, रिपीटेशन हो रहा है, उसका एक निश्चित मान आ रहा है। तो जिस संख्या का कोई निश्चित मान आए और वो सतत लगातार हो, वही कॉन्टिन्यूअस नंबर वो। अब चलो बात करते हैं जिन संख्याओं का कोई निश्चित मान नहीं होता है और ना ही वो सतत रूप में होती हैं, ना ही कुछ निश्चित मान आएगा, ना ही सतत होंगी। जैसे देखो कौड़ी में 2 को मैंने बताया था, कौड़ी में 3 को, कौड़ी में 5 को, ये सभी जो भी है, या 2 प्लस कौड़ी में 5, या कौड़ी में 3 प्लस कौड़ी में 5, कौड़ी में 7 प्लस कौड़ी में 3, ये सब मेरे भाई अपरिमेय संख्याएं। क्यों है? क्योंकि इनका कोई निश्चित मान नहीं आता और ना ही किसी एक अंक की बार बार पुनरावृत्ति होती है, यानी सतत चलता है। जैसे अगर इसका मान देखेंगे कौड़ी में 2 का, तो 1.414, ये देखिए 1.414, फिर देखिए 21 लिखा गया है, फिर आपका 35 है, फिर 62 है, 37 सोआन। आप देखो किसी एक अंक की लगातार पुनरावृत्ति हो रही है, ये ऐसे कुछ न कुछ अलग अलग आता चला जा रहा है। तो क्या कौड़ी में 2 का कोई एक फिक्स मान है? नहीं है। आप बहुत करेंगे तो 2 स्थान तक लिखना रहेगा तो 1.4 लिख देंगे, 3 स्थान तक लिखना है तो 1.41 लिख देंगे, अगर 4 स्थान तक रहेगा तो 1.414 लिख देंगे। यही ना लिखेंगे आप, दशमलव का 2 स्थान, दशमलव का 3 स्थान, यही ना लिखते हो आप। लेकिन क्या इसका फिक्स मान है, निश्चित मान है? नहीं। तो जिन संख्याओं का कोई निश्चित मान ना आए, यानी उनका मान अनिश्चित आए और किसी एक अंक का बार बार पुनरावृत्ति न हो मेरे भाई, तो वह जो भी आपका अंक होगा, यानी अगर इसे ही कहा जाता कि क्या यह रेशनल नंबर है, तो आपका जवाब होता नहीं, ये इरेशनल है। तो इसीलिए कौड़ी में 2 अपरिमेय है। और मैंने बता दिया कि कौड़ी में 2 क्यों अपरिमेय है, इसके लिए मैंने बताया कि कौड़ी में 2 को क्या लिख देंगे 2 का पावर 1/2। अब इसकी घात स्वतंत्र नहीं है, भिन्न के रूप में है। तो जिस संख्या की घात भिन्न के रूप में होगी वो पूर्णांक हो ही नहीं सकता। जो पूर्णांक हो ही नहीं सकता वो परिमेय नहीं हो सकता मेरे भाई, क्योंकि 2 का पावर 1/5। अब जैसे देखो वही हाल 3 का है, वही हाल 5 का भी देखो वैल्यू 1 कौड़ी में 3 का मान देख लो। अब लिखे हम 1.73205080757 सोआन अनंत। कहीं आप देख लो किसी अंक का रिपीटेशन हुआ है या कोई निश्चित मान आ रहा है, नहीं आ रहा, भाग देते जाओ, पूरी दुनिया पृथ्वी भर डालो, आपको इसका निश्चित मान मिलने वाला नहीं। तो जिन संख्या का कोई निश्चित मान न मिले और ना ही किसी अंक की पुनरावृत्ति हो मेरे भाई, तो कौन सा होता है आपको पता चल गया कि वही तो आपका जो है क्या होता है मेरे भाई, आपका अपरिमेय संख्या होती है, यानी इरेशनल नंबर। इसी तरीके से कौड़ी में 5 भी है, या इस रूप में जितनी भी संख्याएं रहेंगी, आप कौड़ी वाली ऐसे देखो, वे सभी कौड़ी के मान वाली संख्याएं अपरिमेय हो जाएंगी जिनका पूर्ण रूप से वर्गमूल न निकले। अभी जैसे ये दे देता कौड़ी में 64 और घन कौड़ी में 81, तो ये आपकी मेरे भाई परिमेय है। क्यों? क्योंकि 64 का वर्गमूल 8 और कौड़ी में 81 वर्गमूल 9, 9 8 17, और 17 को लिख सकते हैं 17 एक क्या है, पूर्णांक है। जो पूर्णांक है तो परिमेय है। सभी पूर्णांक संख्याएं, सब पूर्णांक परिमेय है। आल पूर्णांक जितने भी हो रेशनल नंबर, यानी आल इंटीजर इज कॉल्ड रेशनल नंबर। ठीक है मेरे भाई, चलो ये सब अच्छे से हो गया। अभी इसमें कुछ और बाकी है।
अब मैं बात करता हूं अब तक जितनी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न इससे संबंधित आए हैं। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा जरूर बड़ा है, लेकिन आप जानते हैं मैं कॉन्सेप्ट के साथ कोई समझौता नहीं करता, और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा पूरा फोकस वीडियो चाहे जितनी लंबी हो जाए, हम अपने काम से कॉन्सेप्ट से कोई समझौता नहीं करते। आप मेरी वीडियो देखो ना देखो, एक दिन आपकी मजबूरी बनेगी मेरी वीडियो देखने की। आप लाख कोशिश के बाद भी कहोगे नहीं यार संजय सर की वीडियो आई है तो देखना तो जरूर है एक बार, आप देखोगे। चलो यहाँ एक क्वेश्चन लिया हूं, पाई कौन सी संख्या है? तो अब मैं बता चुका हूं पाई आपकी अपरिमेय है। क्यों अपरिमेय? ये 1000 बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए कि पाई पूर्णांक है ही नहीं, जो पूर्णांक है ही नहीं वो परिमेय नहीं होगा, अपरिमेय होगा। पाई का कोई निश्चित मान भी नहीं एक चीज। अब जैसे लिखा है 0.03333 अनंत बार, ये कैसी संख्या है? अभी मैंने बताया ये कैसी संख्या मेरे भाई, ये आपकी परिमेय नहीं है, सॉरी परिमेय है, क्योंकि इसका एक फिक्स मान होता है। इसे आप 3/9 लिखते हैं, यानी 1/3। तो यह आपकी, देखिए किसी एक अंक का जब बार बार, देखिए कोई जिसका निश्चित मान हो और एक ही अंक की बार बार पुनरावृत्ति हो, कांटिन्यूअस, यानी कांटिन्यूअस नंबर हो रहा है, नंबर कांटिन्यूअस हो रहा है, तो वो निश्चित रूप से परिमेय होगी, उसका मान आएगा। अब देखो मेरे भाई, ये कई बार पूछा गया कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है। जैसे दो परिमेय संख्या कह दे आपसे कोई कह दे 5 और 6 के बीच कितनी परिमेय संख्या होगी मेरे भाई, तो याद रखना दो, या आपसे कहा जाए 3/4 और मान लीजिए 5/7 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होने वाली हैं, तो आपको याद रखना है मेरे भाई अनंत होती है, उसका कोई और अंत नहीं है। तो दो संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है? इनफाइनाइट। जैसे यहाँ पे 5 लिखा है, तो क्या आप इसे 5 लिखा है तो 5.1 लिख सकते हैं, फिर इसे आप 5.01 लिख सकते हैं, या इसे 5.001 भी लिख सकते हैं, या 5.2, मतलब कितनी आएंगी आप सोच नहीं सकते। तो दो परिमेय, आप देख पा रहे हो कि दो संख्याओं के बीच में तो कितनी परिमेय संख्या आती है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन, तो आप बताएंगे अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अब जैसे यहाँ पर भी भिन्न दो ठो दिया है, तो भिन्न नहीं है मेरे भाई, ये परिमेय संख्या है, यह भी परिमेय है, इनके बीच कितनी होंगी? अनंत होंगी। चलो ये चीज भी क्लियर हो गया आपको। अब चलते हैं, बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आप देखना जरा, अब एक बहुत ज्यादा बार जो पूछा गया है वो ये है मेरे भाई कि दो परिमेय संख्या के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना, यानी दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना। ठीक है मेरे भाई, तो इसका नियम होता है कि दो परिमेय संख्या के अगर बीच की कोई एक परिमेय संख्या बतानी हो, तो मान लीजिए एक परिमेय संख्या ए है, दूसरी वाली बी है, तो दोनों को आप क्या करते हैं, दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ के अगर 2 से भागा लगा देंगे तो उन दोनों के बीच एक परिमेय संख्या पता चल जाएगी। जैसे यह प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। जैसे आपसे कोई कह रहा है 3/4 और 4/5 के बीच एक परिमेय संख्या बता, यानी इन दोनों के बीच की मात्र एक परिमेय संख्या बतानी है ना, तो क्या करना है, बस 3/4 पहली परिमेय संख्या, दूसरी परिमेय संख्या को जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद 2 से क्या दे देना है, भाग। तो जैसे ये हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 तिहाई 15, 4 चौको 16 और 5 चौको 20 और यहाँ पे 2। तो अब आप देख पा रहे हैं जैसा कि आपका क्या हो जा रहा है, 2 1 3 6 5 11, यानी कि 11 हो गया, और 31/20, और आप देख पा रहे हैं ये भिन्न है और नीचे संख्या है। तो आप देख रहे हैं जैसे ही जो है भिन्न, यानी 31/20 में 2 से संख्या से भागा देंगे, यानी ये कहाँ लग जाएगा, गुणा के रूप में। तो 31/20 अब भागा जैसे गुणा में पलटेगा तो 1/2, यानी देखा जाए तो 31/40 आ गया। यानी इन दोनों परिमेय संख्या के बीच अगर एक परिमेय संख्या बताना होता तो 31/40 आती। अब इन दोनों के बीच बताना है तो वही काम करेंगे, इसको इसमें जोड़ के आधा कर देंगे। तो ये बार बार जो है टेट, सुपर टेट एग्जाम, अन्य प्रतियोगी परीक्षा, 9th 10th की जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं या किसी भी एग्जाम में, दो परिमेय संख्या के बीच की परिमेय संख्या आप कैसे ज्ञात करोगे मेरे भाई, तो दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ करके हाफ कर देना है। ट्रिक तैयार कर लो, a + b/2 करना है बस, जहां a और b परिमेय संख्या। अब देखो आगे क्वेश्चन है,
कहता है कौड़ी में 2 प्लस कौड़ी में 3 कौन सी संख्या है, तो आप पता है ये अपरिमेय संख्या है क्योंकि इनका निश्चित मान नहीं आता। जितनी भी जो है कौड़ी वाली संख्याएं ऐसी हैं जो पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं है, जिनका डायरेक्ट वर्गमूल नहीं निकल पाता, दशमलव के रूप में वर्गमूल आता है, वे सारी की सारी संख्याएं जो है क्या होती है मेरे भाई, अपरिमेय होती हैं। रूट के रूप में लिखी गई सारी संख्याएं, बट ऐसा नहीं, अभी 16 लिखा, इसका वर्गमूल 4 आ जा रहा है, तो ये नहीं होगी, ये तो रेशनल होगी, ये तो परिमेय होगी। चलो जान गए, अब आप इसमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अब आइए, क्या शून्य एक वास्तविक संख्या है? हाँ मेरे भाई, 0 वास्तविक संख्या है, वो इमेजिनरी नंबर नहीं है। और जो वास्तविक है तो इसका मतलब वह रियल भी हो सकती है, और जो वास्तविक है तो वही तो परिमेय होगी। या देखो, वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय अपरिमेय आता है, तो अब ये देखना पड़ेगा कि आखिरकार 0 परिमेय है कि अपरिमेय है। तो 0 वास्तव में परिमेय है, क्यों? क्योंकि इसे 0/1 लिख सकते हैं। 0 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है, इसका हर शून्य नहीं है, इस पे चर्चा कर चुका हूं। तो 0 1 तो देखा जाए तो वास्तविक संख्या भी है, और दूसरी चीज वो क्या है, परिमेय है। यानी 0 1 वास्तविक संख्या भी है और परिमेय संख्या है। अगर आपसे यही कह दिया जाता माइनस कौड़ी के अंदर -2 कैसी संख्या है, तो मेरे भाई यह जो है वास्तविक संख्या नहीं है, काल्पनिक संख्या इसकी मैंने बता दिया। आप -2 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते, आप -2 की कल्पना कर सकते हैं वर्गमूल निकालने की बस। अब देखो, कुछ लास्ट में क्वेश्चन बचा है, बस एक क्वेश्चन जो यूपी टेट जो है ये 2018 में आया हुआ। यहाँ देखो एक क्वेश्चन आया है, कह रहा है कौन सी परिमेय संख्या आपकी जो है 3/5 और जो है 4/5 के बीच नहीं होगी, बीच की नहीं है, के बीच की नहीं है, ये बताना। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन है आपके। एक था आपका जो है 3/5, एक ऑप्शन था एक ऑप्शन आपका दिया है एक है 19/30, एक ऑप्शन है 7/10, एक ऑप्शन है 16/30 और एक विकल्प है चौथा आपका 2/3। तो 2/3 को डेसिमल में बदलेंगे तो 066 हो रहा है। 16/30 को डेसिमल बदलेंगे 0.53 होगा। 7/10 को बदलेंगे तो 0.7 होगा। इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपका 0.63 होगा। तो अब जरा सोचो मेरे भाई, जब ऐसा सवाल आ जाए कि 3/5 और 4/5 के बीच की परिमेय संख्या बताना है, तो कुछ नहीं करना है मेरे भाई, आप जरा भागा दो यहाँ पे। तो जैसे ही आप देख पा रहे हैं कि इसको क्या लिखा जाएगा दशमलव के रूप में, तो 3/5 को दशमलव के रूप में 5 6 30 और 4/5 को डेसिमल के रूप में क्या लिखेंगे 5 8 40। तो देखा जाए तो 0.6 और 0.8 के बीच कौन संख्या आ रही है, वो तो इसके अंतर्गत आएगी। ये पूछा है कि 3/5 और 4/5 के बीच यानी इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच कौन सी परिमेय संख्या नहीं आ सकती। तो न आने वाली पूछा है, तो पहले देखो जरा, ये 19/30 को क्या लिखा जाएगा 6.63। अब देखिए 0.63 इसके अंतर्गत तो 0.6 है, तो इसे 0.63 इसके आगे आएगा ना, क्योंकि ये 8 तक जा सकते हैं, 0.8 तक, तो ये तो आ जा रहा है, ये आएगा यस। अब बात कर रहा है अगला 7/10, तो इसे 0.7 लिखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं 0.7 इसके अंदर आएगा, तो यह भी इन दोनों के बीच में आ रही है। अगला मेरे भाई कह रहा है 0.53, देखो यही नहीं आ रहा है, क्या 0.6 और 0.8 के बीच में 0.5 आएगा? तो आपका जवाब होगा नहीं सर, ये तो इसके आगे ही रहा होगा, इस बीच में नहीं आएगा मेरे भाई, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो यानी 16/30 जो भिन्न दी गई है, जो परिमेय संख्या है, वो इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच ये परिमेय संख्या नहीं आ सकती बीच में, बाकी सब आने वाली है। तो आपसे ऐसा एग्जाम में पूछ सकता है इन दोनों के बीच कौन परिमेय संख्या आ सकती है, नहीं आ सकती है। तो आप सबसे पहले उन संख्याओं को दशमलव में बदल लीजिए, फिर उन भिन्नों को दशमलव में बदल करके देख लीजिए। सबसे आसान तरीका यही रहेगा कि कौन सा अंक इसमें आ रहा है और कौन सा अंक नहीं आ रहा है। दोस्तों
तो जैसा कि आपने देखा, मैंने आपके लिए काफ़ी कोशिश किया, बहुत क्लियर कट डिफिनीशन मैंने दिया है। इतना साफ सुथरा आपको YouTube चैनल पे इस तरीके से वीडियो आपको मेरे भाई नहीं मिलने वाली है। दोस्तों काफ़ी मैंने मेहनत किया है आप लोगों के लिए, तो इसमें आप पूरे ईमानदारी के साथ यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लाइक देना दोस्तों, और इसे शेयर करना, ताकि मेरा मनोबल बढ़ा रहे और मैं आप लोगों के लिए दोस्तों ऐसी ही कुछ जानदार वीडियो लेके आता रहूं जिसपे काम कम हुए हैं, काम तो हुए हैं बट और अच्छे से क्लियर नहीं है, डाउट बहुत ज़्यादा रहते हैं दोस्तों। तो आप सभी लोग जो है यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, नहीं तो एक न एक दिन मैं आपको मजबूर कर दूंगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी मजबूरी होगी। ये बात मैं बार बार बोलता हूँ, एक दिन आप करोगे। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू, धन्यवाद। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।